नानी नहीं देखो कुछ पावर हल्का है मेरे मैं आगे नहीं ये सब्जी को इसलिए तो डिलीटेड दिखता है नहीं तो व्हाट्सएप पे कब से ये बनाया हुआ है रिकॉर्ड भी कर दिया हां भाई एंगुलर वेलोसिटी हमारा चल रहा था, उसमें हमने केस नंबर 1 और केस नंबर 2 कर लिया था. नाउ द केस नंबर 3, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी इन रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन. Rotational and translatory motion. Okay, Abhi, angular velocity of a body in rotational and translatory motion. अब इस केस में देखो क्या दिया हुआ है. ये रही हमारे पास में एक रिजिड बॉडी दिया हुआ है और ये रिजिड बॉडी जो है वो क्या कर रही है, हमारे रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है.
तो हमने इसके रेंडमली कोई 2 पॉइंट लिए। एक पॉइंट ये रहा A, एक पॉइंट ये रहा ये, इसके पास वेलोसिटी ये रही VA, इसके पास वेलोसिटी ये रही VA। ठीक है। फिर आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन जो है वो हमने बना दी। एक लाइन जो है वो जो दोनों पॉइंट को हमारे ज्वाइन कर रही है। आज इंक किसने भरी है? मार्कर में इंक डाली है, इंक में मार्कर डाला है? क्लियर है यहाँ पे? अब इस केस में यहाँ तक क्लियर किया है हमने, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बना दी। अगर मैं इस VA परपेंडिकुलर को रिजॉल्व करूं, क्या करूं इसको रिजॉल्व, एक कंपोनेंट आएगा इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, एक आएगा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग VA पैरेलल। एक कंपोनेंट आएगा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, एक आएगा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ तक तो क्लैरिटी आई है। अगर मैं बात करता हूँ रिजिड बॉडी, इसकी बात कर रहा हूँ, तो रिजिड बॉडी वाले केस में हमें एक चीज पता है कि ये जो A और B पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाला है? उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है, क्योंकि बॉडी के अंदर पार्टिकल अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं करने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपने 2 पॉइंट रेंडमली कोई लिए हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है A एंड B जो है वो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो अगर वो A और B के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा तो हमेशा ये बात क्लियर है, वेलोसिटी अलोंग दी, जो भी लाइन A और B को ज्वाइन कर रही है, वो क्या रहने वाले हैं बताओ? रिमेन सेम, रिमेन उनकी वैल्यू जो है वो सेम ही रहे। मतलब तुम्हारा BB का पैरेलल कंपोनेंट और BA का पैरेलल कंपोनेंट क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। और जो तुम्हें रोटेशन मिलने वाला है वो किसकी वजह से मिल रहा है? जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अगर तुम्हें यहाँ पर रोटेशन निकालना है, ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा क्या होगा? ये जो तुमने BAB लिखा है, दैट BAB का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन A, कोई कंफ्यूजन। और ये इसका क्या ले लो? मोड ले लो, ताकि चाहे BAB लो चाहे BBA लो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा देखो, दैट इज BA परपेंडिकुलर माइनस BB परपेंडिकुलर अपॉन A। और ये हमें क्या दे देगा? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या देगा हमारा? एंगुलर वेलोसिटी। तो रोटेशन आया किसकी वजह से बताओ? जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से उनकी वजह से रोटेशन आया। जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग वेलोसिटी है उनकी वजह से कोई चेंज नहीं, उनकी वजह से जो है हम बोल रहे हैं उनमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा, जितना A का है उतना ही B का भी है। चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
चलिए लिख दीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट। कितने लोग एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं? अब तक हमारे जो चैप्टर्स हो चुके हैं, अगर मैं अपने बात करूँ तो NLM, WPE और आई थिंक सिस्टम ऑफ पार्टिकल उसमें अलग से नहीं है, वो रोटेशनल के अंदर ही है, ठीक है। तो आप लोगों के मेरे हिसाब से ये दोनों चैप्टर WPE में ही कोलिजन है, कोलिजन जो है WPE में ही है। तो ये दोनों चैप्टर जो है वो मिनिमम हमारे कंप्लीट होने चाहिए। तो आप लोगों ने कैसे किए हैं, मतलब रफ में किए हैं या कोई बुक मेंटेन करके अच्छे से किया है काम? होमवर्क में किया है ना? हाँ। तो अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एक, बिकॉज व्हाई आई, मतलब मैं जो है हिस्ट्री के बारे में बोलता हूँ क्योंकि ऑनेस्टली एनसीवी एक ऐसी बुक है जिसको रेफरेंस मान के बाकी सब लोगों ने बुक बनाई। आई एम गेटिंग इट। उसकी थियरी बहुत अच्छी है, उसके अंदर के क्वेश्चन जो है ना वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें आप, हाँ नो डाउट, जब आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन करोगे तो 20-30 क्वेश्चन आर वेरी इजी, जो आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग करते हुए जाते हैं। तो वो बेस स्ट्रॉन्ग करना भी जरूरी है, डायरेक्ट तो हम 6 नहीं मार सकते, पहले थोड़ा सा जो है बेस स्ट्रॉन्ग हुआ, लेकिन लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन जो है, कल ही मुझे एक बच्चे ने एक्चुअली का एक क्वेश्चन पूछा था, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कोलिजन का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो वो धीरे धीरे जो है हमारे वो एक्चुअली जो है हम अगर सॉल्व करते हो, और एक्चुअली ऐसा बुक है जिसका सोल्यूशन भी आपको हर जगह मिल जाता है। इसका एक ऐप भी आता है एक्चुअली, नहीं आया तो आपने मान लो सर्च भी किया तो भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इनके साथ नहीं, आपको नहीं आया तो मतलब हम पे भी उतनी डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन है फॉर द एंटायर फिजिक्स कि जब टाइम मिले तब अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई चैप्टर को रिवाइज करना है एक बार अच्छे से, तो उसमें क्या कर लो, उसके एनसीवी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। उसके अगर आपने उसके एनसीवी के क्वेश्चंस भी लगा लिए तो एक बार के लिए वो चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज होता है। फिर आप बहुत दिन हो गए, मेरे को अभी WPE रिवाइज करना है, मुझे NLM रिवाइज करना है, मुझे फ्रिक्शन रिवाइज करना है, क्या करो, एनसीवी के क्वेश्चन लगा लो उसके, ठीक है। तो इसी बहाने वो एनसीवी भी क्या हो जाएगी, तुम्हारे सॉल्व हो जाएगी। जहाँ जहाँ वेकेशन में टाइम मिला, मुझे सब आता 4 दिन का वेकेशन है, तो आपको लग रहा है कि अभी मुझे क्या सॉल्व करने चाहिए, तो PYQ आप सॉल्व करोगे आखिरी में, ये ध्यान से सुनो। PYQ हम आखिरी में सॉल्व करेंगे, हम भी सॉल्व करवा रहे हैं अभी आपको असाइन कर देंगे, ठीक है। तो अभी और एक बार आप वापिस ये भी आखिरी में लगाओगे, एग्जाम से पहले सबसे पहला जो चीज होता है वो PYQ लगाते हैं। पर एक
जो है अब ये HCV और ये चीजें लास्ट में नहीं सॉल्व करने वाले, तो अभी जहाँ जहाँ टाइम मिले HCV लगा दो, सॉल्व कर लो उसको एक साथ। ये इन जनरल मैंने सबके लिए बोला है, हर बच्चे को जो भी मेंस का भी तैयारी करता है, ये एडवांस की तो बात ही नहीं करती, मेंस का भी जो बच्चा तैयारी करता है वो एक तो सॉल्व करते ही, वो क्या है बाय डिफॉल्ट जो है वो होते हैं। के जो क्वेश्चन वो टाइप वैसे टाइप के नहीं पूछ रहे। हाँ, अभी देखो इरोडो का कैसा है, इरोडो किसका बुक है बताओ, इंडियन ऑथर है या फॉरेन ऑथर? रशियन ऑथर, बोले फॉरेन ऑथर, रशियन का मतलब वीक ही नहीं होता है। अब फॉरेन ऑथर है तो उसमें ऑब्वियस बात है, उन्होंने जेई मेंस और जेई एडवांस को दिमाग में रख के इरोडो जो है वो नहीं मतलब नहीं बनाई, तो ऑब्वियस बात है वो जो भी सोच के बनाया वो मैकेनिक्स को सोच के बनाएंगे। एडवांस में भी हर बार नए क्वेश्चन आते हैं, दैट्स व्हाई बोलते हैं कि यार अब अगर आप फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझ चुके हो तो फिर आप क्या करो कि आप इरोडो सॉल्व करना स्टार्ट करो, बट देयर आर मेनी क्वेश्चन जो उसमें हमारे को उसकी जरूरत नहीं है, इररिलेवेंट क्वेश्चन है, तो कभी कभार वो क्वेश्चन जो है हमारा टाइम वेस्ट करवा देते हैं। तो वी हैव टू क्वेश्चन पढ़ के हमें वो समझना है कि क्या ये जो बात हमने दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमने इस टाइप की चीजें सुनी है या नहीं सुनी, तो अकॉर्डिंगली आप जजमेंट दे सकते हैं। अदरवाइज वन मोर बुक दैट इज द पाथफाइंडर, सचिन भूषण तिवारी सर की बुक, ठीक है ना, बड़ी अच्छी बुक है, वो भी बहुत टफ बुक है, ठीक है ना, उसके भी क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। बट ये सारी चीजें कब करो जब आपको लग रहा है कि आप मॉड्यूल सॉल्विंग में आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा हो चुका है, आप एक्चुअली बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, इसको बहुत अच्छे से जान चुके हो, तो फिर आप ये बुक सॉल्व करोगे तो आपका एक थोड़ा सा जो लेवल और बढ़ेगा। अदरवाइज ऐसा होगा कि आप उसका एक भी क्वेश्चन नहीं ला पाओगे, तो दैट विल समटाइम इट वेस्ट योर टाइम आल्सो। तो आपको ये जजमेंट लेना है कि क्या हम उसमें मतलब कैपेबल बन चुके हैं, क्या उसमें से हाँ ये भी कर सकते हो, आप सारे क्वेश्चन मत करो, उसमें से कुछ सर्टेन क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपको चाहिए तो मैं भेज भी दूंगा मैं कि इरोडो में से हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं, एक सर्टेन नंबर कि भाई ये नंबर के क्वेश्चन हम करें तो बेटर है। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ए पॉइंट दिया हुआ, बी पॉइंट का आपको वेलोसिटी निकालना है, तो मैंने क्या दिमाग लगाया, क्योंकि मुझे पता लगा कि ये रॉड जो है वो कौन सी बॉडी है, रिजिड बॉडी, ये रहा बी पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट। ए और बी को हमने काम कर दिया, पहले ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज योर लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, और इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग ये देखो बी अगर मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सरफेस के अलोंग ही होने वाली, दैट इज योर वीबी, दैट वी हैव टू फाइंड इट, हमें वीबी ही निकालना है। पर हमने वी को रिजॉल्व किया, रिजॉल्व कैसे करना है, ए कंपोनेंट लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग, ए कंपोनेंट लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग कंपोनेंट इसका आया दैट इज वीबी पैरेलल, और ये आया हमारे पास वीबी परपेंडिकुलर। वी नो दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री, देन दिस एंगल विल बी 60, this is 60, तो ये vertically opposite that is 60, so VB parallel become what, VB cos 60 and that is VB sin 60, कोई confusion इसके अंदर। Now again resolve VA also, and this is the component of VA along the rod, that is VA cos 30 and that is VA sin 30, कोई कंफ्यूजन। अब मुझे बताओ अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग कंपोनेंट में कोई चेंज होता है क्या, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर क्या है, रॉड, तो कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब VA पैरेलल जो है वो VB पैरेलल के इक्वल होगा। VA पैरेलल क्या है बताओ, दैट इज VA cos 30, VB पैरेलल क्या है, VB cos 60, cos VA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, V0, क्वेश्चन में V0 दिया है ना, ये
cos 30 का वैल्यू कितना होगा बताओ, √3/2 VB into cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसल, VB इक्वल टू √3V0। ठीक है, VB मिल चुका है। तो अगला पॉइंट क्या करें, देखो अभी हमें VB मिल चुका है। नेक्स्ट इज हमें ओमेगा निकालना है, और वो हमें पता है कि VA का परपेंडिकुलर और VB का परपेंडिकुलर अपॉन लाइन ऑफ ज्वाइनिंग जो की है AB, और वो एक्चुअली में है रॉड का लेंथ L। तो VA का परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, देखो अब ये इधर की तरफ जा रहा है। अगर तुमने इसको नेगेटिव लिया है तो इसको पॉजिटिव लो, है ना, अपोजिट है इसका। तो दैट इज माइनस ऑफ VA sin 30 का वैल्यू 1/2 माइनस ऑफ VB sin 60 का वैल्यू हो गया √3/2 डिवाइड बाय AB की जगह L लिखा। अब VA की जगह लिखो V0/2, VB का वैल्यू ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो, √3V0 into √3/2 डिवाइड बाय L। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आया बताओ, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, ये 2V0/L आया। आई होप ये क्लियर हुआ सबको, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। दो व्हील दिखाई दे रहे हैं जो दो एक दूसरे के टच में है। ये व्हील रोटेट कर रहा है, इसके रोटेशन की वजह से इसमें इस ओमेगा के साथ ये रोटेट करेगा, दैट वी हैव टू फाइंड। और हमने बोला है कि इसके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। निकालिए, दिमाग लगाइए।
चलिए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन 1 and 2, व्हील 1 और व्हील 2 के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं। तो अगर नो स्लिपिंग है इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में देयर विल बी द नो रिलेटिव मोशन। भाई अगर मैं इस सरफेस के ऊपर इस तरह से मूव कर रहा हूँ, ये सरफेस के साथ में नो स्लिपिंग मतलब अगर मेरे दोनों हाथ एक साथ मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। जितनी वेलोसिटी इस हाथ की है उतनी वेलोसिटी इसकी भी है। अगर ये ऐसे जा रहा है तो अभी स्लिपिंग हो रही है, इसके ऊपर ये मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं बोल रहा हूँ नो स्लिप का मतलब एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देयर विल बी द नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दी कांटेक्ट सरफेस। यस और नो? तो नो स्लिप का मतलब क्या हो गया है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जीरो रिलेटिव मोशन या जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। At point of contact there will be zero relative velocity between the contact surface। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहा पॉइंट, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी होगी, मान लो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v1 आया और ये रहा दूसरा व्हील, इसकी भी वेलोसिटी यहाँ पर क्या आया, v2 आया। तो हम बोल सक रहे हैं कि v12 जो है वो 0 होने वाला है। नो रिलेटिव मोशन मतलब जितना वेलोसिटी 1 का होगा उतना ही 2 का होगा। और ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ओमेगा 1 से मूव कर रही है। तो v1 जो है वो कितना होगा, v1 इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा, तो दैट इज r1 into ओमेगा 1। सिमिलरली इसके ये टेंजेंशियल वेलोसिटी i है, इस टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से ये ओमेगा से घूमेगा। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी भी किसके इक्वल होगा, r2 into ओमेगा 2। r1 तेरा 2 है, ओमेगा क्या होता है, ये n जो दिया हुआ है ये n है, ये क्या दिया हुआ है तुम्हें, n दिया हुआ है। दिस इज नॉट ओमेगा, दिस इज द n मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो अगर आप चाहो आपको रेडियन ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड में पूछा हो तो आप क्या दिमाग लगाओगे, 2 पाई बाय 60 into ये आ गया n1 एंड दैट इज 6। ये फॉर्मूला समझ में आया ना, कहाँ से आया ये n मतलब तुम्हारा आरपीएम में, ओमेगा तुमने किस में रखा है यहाँ पे, रेडियन पर सेकंड। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? तो 2 into 2 पाई बाय 60 से कैंसिल आउट हुआ, n1 की जगह रखेंगे 400, 6 into n2 मिला, n2 कितना आया तुम्हारे पास में 800 डिवाइड बाय 3, ये आंसर किसमें आएगा, आरपीएम। अगर ऑप्शन में रेडियन पर सेकंड में पूछा हो तो इसको 2 पाई बाय 60 जो है कर देना, 45 चलेगा। 400 डिवाइड बाय 45 रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आरपीएम में लिखा है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, किससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 पाई बाय 6। चलिए एंगुलर वेलोसिटी क्लियर है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं हम अगले पड़ाव पे, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए
अब आते हैं चैप्टर के मेन टॉपिक पे। एंगुलर एक्सेलरेशन भी है इसके अंदर, पर वो मैं टॉर्क के पहले आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारी बुक में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन को सबको एक साथ करा देते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको एंगुलर वेलोसिटी करवाया है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, मेन टॉपिक दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन में टॉर्क जो पढ़ाऊंगा, टॉर्क के टाइप में कराऊंगा, क्लियर। अब आइए, सबसे पहला हेडिंग डालना है मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी के बाद जो मेन हेडिंग है चैप्टर में, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हेडिंग डाल दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हेडिंग डालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है। हेडिंग डालना है MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम समझते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब आपने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा है ना, ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में लीनियर मोशन ही था। तो उसमें जो रोल मास का हुआ करता था, इसका मास क्या होता था, ये भी मैंने लॉज ऑफ मोशन में बताया था। मास इज द इनर्शिया, कि भाई अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, वो हमेशा अपने चेंज को अपोज करते हैं। तो वो चेंज अगर ट्रांसलेटरी चेंज है, क्या है वो चेंज, तो उस इनर्शिया को हम बोलते थे मास के इक्वल, इसके इक्वल बोलते थे। अगर वो चेंज रोटेशनल चेंज है, कौन सा चेंज है, तो उस इनर्शिया को हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलेंगे उसको हम, समझ में आ रहा है। अगर चेंजेस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो हमेशा अपने रोटेशनल चेंज को अपोज करती है। किसको अपोज करती है, वैसे ही आप मास को डिफाइन करते थे, मास इज इक्वल टू इनर्शिया इन द ट्रांसलेटरी मोशन। तो वहां पे आपने इनर्शिया को क्या डिफाइन किया था, इनर्शिया का मतलब बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो अपने ट्रांसलेटरी चेंज को अपोज करे। अगर आप रेस्ट पे हो, रेस्ट से ट्रांसलेटरी मोशन में आ रहे हो, या मोशन से ट्रांसलेटरी मोशन से रेस्ट पे आ रहे हो, तो इसमें बॉडी की कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही थी, मास। और अगर आप रेस्ट से रोटेशनल मोशन में आ रहे हो, रोटेशनल मोशन से रेस्ट से आ रहे हो, तो मोशन कौन सा है, रोटेशनल मोशन। और यहाँ आप मास नहीं यूज करोगे, मास के प्लेस पे क्या यूज करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन शॉर्ट, जो भी रोल मास का था, वो रोल कौन प्ले करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे जो भी रोल वेलोसिटी का था, वो यहाँ कौन प्ले करता है, एंगुलर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का रोल कौन प्ले करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन का कौन प्ले करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स का कौन प्ले करेगा, टॉर्क। आगे जाके पढ़ेंगे। एंगुलर लीनियर मोमेंटम की जगह क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। वैसे ही मास की जगह क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या लिखोगे मास की जगह पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन शॉर्ट, ये जो रोल ट्रांसलेटरी मोशन में मास निभा रहा है, वो एग्जैक्टली वही रोल यहाँ कौन निभाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप मास की जगह क्या लिखोगे हर बार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, ठीक है। देखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ it is the property of rigid body by virtue of which it opposes change in its rotational motion. Change in its rotational motion. ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिख लो।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब चाहे तो टेंसर भी बोल सकते हो उसको। उसको चाहे तो टेंसर भी बोला जा सकता है। यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या है इसका? केजी मीटर स्क्वायर। MOI is rotational analogy of मास। जो मास का रोल लीनियर मोशन में है वही सेम रोल कौन प्ले करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? MOI जब आप निकालते हो तो MOI डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग। तीन चीजों पे डिपेंड करते हुए दिखाई देगा। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? मास ऑफ बॉडी पे। ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, कि मास जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी का। और तीसरा ये डिपेंड करेगा कि जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो तीसरा डिपेंड करता है पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। Position and orientation of axis of rotation. क्लियर है यहाँ तक? एक चीज अभी बाद में जाके समझेगी, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज में भी MOI आने लगेगा। जैसे आपके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अब आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो मास की जगह क्या यूज करोगे? आई। हाफ आई। वी की जगह क्या यूज करोगे? ओमेगा। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है ये? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? तो अभी आपको क्या लगेगा कि अच्छा काइनेटिक एनर्जी हमारे MOI जो है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, उल्टा बोल सकते, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आई काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टॉर्क MOI पे डिपेंड कर रहा है। यस, तो टॉर्क हमारा MOI सिर्फ इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, इसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो एक बार सीधी में पूछ लिया था तो इसको मैं लिखवा देता हूँ। MOI does not depends on torque, angular momentum, और rotational kinetic energy etc. वो सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? मास, मास का डिस्ट्रीब्यूशन और पोजीशन ऑफ एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ डिपेंड्स ओनली ऑन, लिख दो यहाँ ताकि ये क्लियर हो कि भाई इन तीनों पे ही डिपेंड करेगा, इसके अलावा एक पे भी डिपेंड करने वाला नहीं। चलिए अब आते हैं वन बाय वन।
उसमें हम समझते हैं, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में कैसे पहले डिस्क्रीट सिस्टम का निकाला था, फिर हम लोगों ने कंटिन्यूस का निकाला था, वैसे ही अभी एमओआई निकालना सीखेंगे। तो पहला जो हमारा है, हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास सिस्टम। इसकी बात चल रही है यहाँ पे पॉइंट मास सिस्टम, एमओआई फॉर पॉइंट मास सिस्टम। ठीक है, देखिए पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकाला जाता है। ये रहा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा वो पॉइंट मास समझते हो ना, जहाँ पूरा मास एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट रहता है। ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट मास की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, r। तो आपका एमओआई का फॉर्मूला जो है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एमओआई ऑफ पॉइंट मास, इसको हम I से डिनोट कर रहे हैं, that I is equal to mass into perpendicular distance from axis of rotation का स्क्वायर। एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमने क्या लिखा हुआ, AO, perpendicular distance from axis of rotation का स्क्वायर। तो ये चीज दिल दिमाग हाथ में बैठा दो, जब भी पॉइंट मास हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या आया, mr स्क्वायर। क्या आया फॉर्मूला, mr स्क्वायर। क्लियर, आप देख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मास के ऊपर। मास कहाँ रखा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब r के ऊपर। एक्सिस की पोजीशन को अगर आप चेंज करोगे तो r की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो तुम्हारा एमओआई भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए बोला एमओआई कितनी चीजों पर डिपेंड कर रहा है, 3 चीजों पे, मास का डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन या फिर उसका ओरिएंटेशन। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है यहाँ पे। अब अगला है, ये तो पॉइंट मास का दे दिया हमने। पॉइंट मास का अगर मैं आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नील में भी पूछूं तो भी आप क्या बोलोगे कि भाई कैसे निकालते हैं, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेज की बार जब रोटेशनल के क्वेश्चन सॉल्व किए गए, अभी जैसे हमारे धीरे के दिमाग में आ रहा था कि ये टर्म कहाँ से आई, बार ये हम कहाँ से डिराइव होता है कि जब बार रोटेशनल के क्वेश्चन या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब निकाला होगा तो उन्होंने सोचा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, हर एक पार्टिकल मोशन में है, तो उन्होंने हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को क्या किया होगा, ऐड किया होगा। जब वो हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया
तो वो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आई और बॉडी का टोटल मोशन भी अगर देखा गया तो वो क्या था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है, रोटेशनल मोशन था। तो उन्होंने बोला है ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है इसी को मैं क्या बोलूंगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलूंगा। उन्होंने हर पार्टिकल की वेलोसिटी को आर ओमेगा से रिप्लेस कर दिया और फिर वहां जो फॉर्मूले में जैसे मान लो हाफ एम वी स्क्वायर था, तो वी को उन्होंने क्या लिखा, आर ओमेगा। ऐसे उनको क्या मिला बताओ, ओमेगा स्क्वायर अलग हो गया और फॉर्मूला बीच में क्या मिल रहा था, हाफ इंटू एम इंटू आर स्क्वायर। तो उन्होंने बोला अच्छा अगर मैं इसको ट्रांसलेटरी के साथ में रिलेट करूं तो वहां हाफ एम वी स्क्वायर आ रहा, वी का रिप्लेसमेंट है ओमेगा, तो यहाँ m का रिप्लेसमेंट क्या आ रहा है, एम आर स्क्वायर। तो इस एम आर स्क्वायर को मैं क्या बोल दूंगा, आई। क्लियर? तो दिस वे अलग अलग टर्म्स टॉर्क के साथ में भी उन्होंने डिस्कस किया। ये इस तरह से 2-3 डेरिवेशन हम आगे जाके करेंगे भी, तो वहां पे आपको ये समझेगा, ठीक है। तो आइडियल सिनेरियो जो होता है ये जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो पहले वो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन वहां से बोलते हैं कि देखो आई जो है वो एम आर स्क्वायर की, एम आर स्क्वायर वाली टर्म आ रही है बार बार, मास की जगह पे तुम्हें पॉइंट मास में एम आर स्क्वायर दिख रहा है, तो तुम इस एम आर स्क्वायर को क्या बोल दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आपको ध्यान में क्या रखना है अभी कि अगर पॉइंट मास हो, कौन सा मास, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, मास इनटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए अगर हम बात करते हैं एमओआई फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, कौन सा सिस्टम, एन पार्टिकल सिस्टम। और एन पार्टिकल सिस्टम को हम और क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम। क्या बोल सकते हैं इसको हम, डिस्क्रीट सिस्टम। क्लियर? अब इस एन पार्टिकल सिस्टम में अगर हम एमओआई निकाल रहे हैं, एमओआई कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी के अंदर आपको कभी भी डायरेक्शन की किसी तरीके की कोई नीड नहीं है, आपको सिर्फ क्या चाहिए, जैसे मास को भी बिंदास आप ऐड कर सकते हो, वैसे आप एमओआई को भी बिंदास क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो हमने क्या देखा, हर एक पार्टिकल का एमओआई निकाला, हर एक पार्टिकल का क्या निकाला, एमओआई, और उसको फिर हमने ऐड करके पूरे सिस्टम का एमओआई निकाल दिया। तो आई ऑफ सिस्टम इज व्हाट, पार्टिकल 1 का एमओआई, पार्टिकल 2 का एमओआई, पार्टिकल 3 का एमओआई अप टू दिस। और एक चीज ध्यान में रखा, जिन एमओआई को हम ऐड कर रहे हैं वो सारे के सारे सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं किया है। तो हमेशा याद रखो ये बड़ा अच्छा पॉइंट लिखने वाला हूं, जब भी एमओआई ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब सबका एमओआई अबाउट सेम एक्सिस होना चाहिए, अबाउट सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है यहाँ पे? ये बड़ी अच्छी बात हमने लिखी है जो आगे बहुत यूज करेंगे। अब देखो I1 का भी इसी एक्सिस के अबाउट है, I2 का भी इसी एक्सिस के अबाउट है, I3 का भी इसी एक्सिस के अबाउट है। उसी एक्सिस के अबाउट किसका एमओआई मिला, सिस्टम का एमओआई। दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो तुम्हारा आई सिस्टम जो है वो कितना आ रहा है देखो, that is m1 r1 square into r2 square up to हम क्या लिख सकते हैं, I of system
is equal to summation of mi ri square I equal to 1 up to n. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं. हाँ जी.
R कहाँ से आएगा? तो यूनिटी ही नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये रहा M1, ये रहा M2, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है R, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा और इससे एक्सिस पास हो रहा है, इसके अबाउट आपको I निकालना है। इस सेंटर ऑफ मास से, इस एक्सिस से M1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 है, M2 की कितनी है R2, that I is equal to M1 R1 square plus M2 R2 square। क्लियर है? R1 की जगह इसको चाहे तो आप X1 लिखना है तो X1 लिख दो। क्लियर है? अभी X1 X2 क्या होगा? टू पार्टिकल सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास में, वहाँ पे हमने ये X1 X2 का वैल्यू एक स्टार्टिंग में डिराइव करके लिखा था। अगर आपको डायरेक्टली याद होगा तो आप सीधा लिख सकते हो कि X1 is equal to M2 R upon M1 plus M2। नहीं याद है तो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? ये सेंटर ऑफ मास, ये हमारा क्या है ओरिजिन, क्योंकि यहीं से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ये ओरिजिन हुआ तो एक्सियम 0 हुआ, एक्सियम 0 हुआ तो M1 X1 इक्वल टू M2 X2, और एक और इक्वेशन हो जाएगी X1 प्लस X2 इक्वल टू R। तो दोनों इक्वेशन की हेल्प से X1 का वैल्यू ये आया, X2 का वैल्यू आया M1 R अपॉन M1 प्लस M2। अभी क्या करो तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ से क्या आया M1 M2 का स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, M2 इंटू M1 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। यहाँ कॉमन निकल रहा है M1 M2 इंटू R स्क्वायर, बचेगा क्या यहाँ M2 प्लस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो देखो I का फॉर्मूला मिला M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R स्क्वायर, और ये M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 को क्या बोलते हैं? रिड्यूस मास। इसको डिनोट किया जाता है किससे? म्यू से, that is equal to product of mass upon addition of mass, so that I equal to क्या आया? म्यू इंटू R स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है इसको आप एज अ शॉर्टकट भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पर I इक्वल टू म्यू इंटू R स्क्वायर, म्यू मतलब रिड्यूस मास, R मतलब डिस्टेंस बिटवीन दी टू पार्टिकल्स। ठीक है, I का मतलब क्या है? MOI ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू, जो क्वेश्चन में लिखा है सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ जॉइनिंग पार्टिकल। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे?
दो नोट लिखवा रहा हूँ, ये एमएस स्पेशल 1 है, ये एक और नोट लिखवा देते हैं, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, उसी में नोट में समझ जाऊंगे डायरेक्ट। हो गया लिख के? तो आपको ये बार-बार इतना प्रूव नहीं करना पड़ेगा, दो पार्टिकल सिस्टम आए, सीधा ही एक्सिस का पास हो रहा हो सेंटर ऑफ मास से और प्लेन के परपेंडिकुलर, तो सीधा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर स्क्वायर। चलिए, अब अगला जो हमारे पास में पॉइंट है, यहाँ तक तो क्लैरिटी आ गया। एक और नोट पॉइंट नंबर 2 लिख देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, इफ पार्टिकल्स हमें दिए हुए हैं और उनके मासेस ये रहे, पार्टिकल के जो है मास ये रहा और उनकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, उनकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मान लीजिए मास m1 ये रहा, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1, y1 और z1। कोई कंफ्यूजन? मास m2 ये रहा, उसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2। यहाँ नंबर्स होंगे जो भी दिए हुए होंगे आपको दिखाई करना। सिमिलरली मास m3 एंड सो ऑन, इधर आ जाएंगे x3, y3 एंड z3 एंड सो ऑन। नीचे जितने भी पार्टिकल होंगे सिस्टम में उसके अकॉर्डिंग। अगर मुझे MOI फाइंड करना है किसके अबाउट, MOI फाइंड करना है अबाउट x एक्सिस। कौन से एक्सिस के अबाउट MOI फाइंड करना है? x एक्सिस के अबाउट MOI फाइंड करना है।
इसके अबाउट फाइंड कर रहा हूँ मैं। एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मुझे एमओआई फाइंड करना है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट एमओआई अगर मुझे फाइंड करना है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस देखेंगे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालना है, m1 into x1 square plus m2 into x2 square plus m3 into x3 square up to mn into x square, ये करना चाहिए यार एक्स एक्सिस के अबाउट, है ना। y एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो m1 into y1 का स्क्वायर, m2 into y2 का स्क्वायर, z एक्सिस के अबाउट m1 into z1 का स्क्वायर। नहीं क्यों हो रहा है, ये तो ऑन द एक्सिस आ जाएगी। अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट एमओआई निकाल रहा हूँ और एक्स की कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ, तो दोनों ये सारे डिस्टेंस को ऑन द एक्सिस है, और हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस चाहिए। डिस्टेंस कौन सी होनी चाहिए, तो अगर आप एक्स के अबाउट निकाल रहे हो तो एक्स के परपेंडिकुलर कौन, वाई। तो उस केस में क्या होगा, देखो अगर हम m1 निकालेंगे पार्टिकल 1 का, तो दैट इज y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो x के परपेंडिकुलर हो। यस और नो। अब ये क्लैरिटी है ये कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए ये रहा z एक्सिस, ये रहा z एक्सिस बाहर की तरफ आ रहा है। अब यहाँ कोई पार्टिकल है, तो z एक्सिस के परपेंडिकुलर आइडियली डिस्टेंस कौन सी हुई, ये z एक्सिस है हमारे, z एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हुई, ये वाली हमारे पास है। और ये कितना होगा, ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, मान लो y, और ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा x, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर विल गिव यू द दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो z के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैंने अभी इसको शॉर्टकट बना दिया, भाई x के परपेंडिकुलर बोले तो x के परपेंडिकुलर y और z है, तो उनके अबाउट ले लो y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। यस और नो। दूसरा मास के लिए भी सेम क्या होगा, y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर है। अगर तुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन y एक्सिस पूछा जाए, तो y को छोड़ बचे कौन से कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस इसका भी z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये क्लियर आ रहा है, ये क्यों इस फॉर्मेट में आया, ये क्लैरिटी आई वहां से। ये सोनो प्लस इधर आया m2 into x2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। कोऑर्डिनेट 2 के लिए 2 के ही कोऑर्डिनेट लो, 1 के लिए 1 की ही कोऑर्डिनेट लो, लेकिन y के अबाउट निकाल रहे हो तो xz कोऑर्डिनेट लो, z के अबाउट x के अबाउट निकाल रहे हो तो yz कोऑर्डिनेट लो, एंड अप टू दिस जैसे लास्ट वाला होगा mn into xn का स्क्वायर प्लस zn का स्क्वायर। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस निकालना है, तो m1 into x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। क्यों बात कर रहे हो यार, अरे समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। गलती करनी नहीं है, लोग गलती यही करते हैं हमेशा, ये फ्लो में क्या गड़बड़ हो जाती है उनसे कि भाई वो x और x के लिए x कोऑर्डिनेट ही ले लेते, लेकिन वो तो अलोंग द एक्सिस वाले हो गए। हमारा फॉर्मूला पॉइंट मास है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। टोटल एमओआई के लिए तीनों को ऐड करेंगे, ऐसा x स्क्वायर प्लस z, ऐसा नहीं भाई। ये हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड करता है, जिस एक्सिस का पूछा उसका निकालो, वो बॉडी का ही टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। y के लिए बोलेंगे तो अबाउट y एक्सिस, ये बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकल रहा है वो। चलिए एक
अभी तो चालू नहीं हुआ रोटेशन। ठीक है, तो पता ही नहीं चल रहा है। ये तो क्या होता है शादी के पहले और वो सगाई के बाद में वो पीरियड होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कोर्टशिप पीरियड या ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, जब सब बढ़िया लग रहा होता है, फिर शादी होने दो, फिर 6 महीने होने दो, फिर 1 साल होने दो, फिर 2 साल होने दो। फिर अभी अपने मम्मी पापा को पूछो कैसा लग रहा है अभी हमें, तो अभी तो शुरुआत हुआ है बेटा। अभी तो अच्छा ही लगेगा, पहला स्टार्टिंग में प्यार बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो मैं तो सही बोल रहा हूँ, मैंने क्या करा, उसने कहा अच्छा ही, बाद में मेरे को तो बाद में भी अच्छा ही लग रहा है। चलिए, जनवरी 2024 का मेंस का PYQ है, लिखेंगे इसके अंदर। ग्रुप पे भेज दूं क्या? दो क्वेश्चन भेजे, फटाफट सॉल्व करेंगे। वी हैव 5 मिनट, 2 क्वेश्चन। और क्वेश्चन लिख लिए भी है, आ गया ना भाई भाई। चलिए, 2 क्वेश्चन है, दोनों ही आपके 2024 के ही क्वेश्चन दिए। मतलब 2024 में कितने रद्दी क्वेश्चन पूछा गया है रोटेशनल में, जो पहले पेज में दिया आ गया है, अंदर गहराइयों तक तो पहुंचा ही नहीं है वो पॉइंट मान। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके आ जाता है और आपसे फिर भी रोटेशनल का क्वेश्चन नहीं हुआ, तो फिर बेटा डूब मर जाना है। ये तो क्वेश्चन कराते ही नहीं, तो 5 मिनट बाकी है इसलिए मैंने करवाया, लेकिन फॉर्मूला हो गया है खत्म। अभी 5 मिनट में अभी कन्वीनियंस सिस्टम कौन कराएगा, तो मैंने कहा चलो 2 क्वेश्चन करा, तो ये सबसे हो जाना चाहिए।
एक प्राइमरी सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक भेज रहा हूँ मैं ग्रुप पे, ठीक है ना। अभी मैं बाकी एक मैं आपको पीडीएफ प्रिंट आउट दूंगा। ये मैंने एक बनाया था लास्ट ईयर वालों का, जो अभी आप लोगों के लिए नया बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर वालों का है, तो वो मैंने भेज दिया पीडीएफ। तो इसमें आप स्टार्टिंग के एंगुलर वेलोसिटी के क्वेश्चन दे दीजिए, ठीक है। तो आप टिल क्वेश्चन नंबर 15 तक करके लाएंगे इसमें, ठीक है। 1 to 15 आपका होमवर्क है, 1 to 15 आपका होमवर्क है। हाँ नहीं हुआ कि नहीं हुआ यार? हो गया? भाई अभी आप चैंपियन तो यार, ऐसा मैंने सुना है, तो मैं आपको आंसर निकाल के दे रहा है। एग्जाम में साथ में जाने वाले थे अभी थोड़ा मैथ, ज्योमेट्री, लेंथ, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, पाइथागोरस थ्योरम, ये तो आता है यार। तो अभी मुझे आपको आंसर निकाल के देना है। अभी इतने भारी भारी लोगों के सामने में कैसे आंसर निकालूं यार। एनवीटी है, पहले का आंसर आना चाहिए 4, दूसरे का आंसर आना चाहिए 16। पहले का आंसर आएगा 4, दूसरे का आंसर आएगा 16। पहले का आंसर है 4, दूसरे का आंसर है 16। मीटर नहीं बोलना है ना, केजी मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या है एमओआई का? केजी मीटर स्क्वायर। एमओआई का यूनिट ध्यान रखो, केजी मीटर स्क्वायर। पहले का 4, दूसरे का 16। मतलब क्वेश्चन लिखना है, हाँ स्पेस छोड़ के रखो, क्वेश्चन लिखना है। और ये डेट को डाल दो भाई, 2024 का क्वेश्चन कर रहे हैं। होमवर्क क्लियर है सबको? वन टू 15 तो मैंने आपको पीडीएफ भेजा उसमें, ठीक है। आपका एसओपी हो गया सॉल्व करके भेजू मैं वो ग्रुप पे। फिर हमारे गूगल स्प्रेडशीट मॉड्यूल हो गया सॉल्व करके पूरा। तो मैं वैकेशन के बाद भेज दूँगा, तो बाद में आएगा, लेकिन ठीक है मैं 1-2 दिन और देता हूँ। लास्ट में 31st या 1st को भेज रहा हूँ। अब वो कंप्लीट है और ये 15 क्वेश्चन भी करके लाने हैं। अभी अपना आईसी के पास सेकंड लेक्चर है, कल थोड़ा लेक्चर। तो अभी अपन नए साल में मिलेंगे, पर नए साल से पहले हमारा काम क्या हो जाना चाहिए खत्म। मॉड्यूल एसओपी पूरा कंप्लीट। ये 15 क्वेश्चन ट्राई करो ये, ठीक है ना। और साथ में ये 2 क्वेश्चन हो गए या ये बताओ मैं इसको कैसे करना है। ज्योमेट्री सिंपल सा है ना, ट्राई करो। और 45 वाला भी क्वेश्चन जो है ट्राई करो। दोनों का आंसर बता दिए, पहले का 4 है, दूसरे का 16।